नमस्कार। मैं विवेक सिंह। मैं आज फिर आपके समक्ष एक और कहानी लेकर आया हूँ। मैं कहानी सुनाने से पहले उन सभी सज्जनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पिछले 2-3 दिनों में कई व्यक्तिगत संदेश भेजे हैं और उन्हें ये जो कहानियाँ मैं सुना रहा हूँ रुचिकर लगी हैं। तो उन सभी के इस भाव संपादन का मैं धन्यवाद करता हूँ और आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। आज की कथा भी विक्रम और वेताल की कथा ही है। जो लोगों ने दूरदर्शन पे इसे बचपन में देखा है या जिन्होंने चंदा मामा नामक पत्रिका अपने बचपन में पढ़ी है, चंदा मामा नाम की एक बच्चों के लिए पत्रिका आती थी। उसमें कॉमिक्स के कुछ सेक्शन हुआ करते थे, कुछ भाग हुआ करते थे, कुछ कहानियाँ हुआ करती थी और उसमें विक्रम वेताल की कहानियाँ भी हुआ करती थी। तो ये वो तो जानते ही हैं कि इस कथा में होता क्या है कि एक कंडीशन, एक शर्त होती है वेताल की कि मैं तुम्हारी पीठ पे तभी तक रहूँगा जब तक तुम मौन रहोगे। और उस बीच में वो एक कहानी सुनाता है और फिर ये कहता है कि इस कहानी के बाद वो प्रश्न पूछता है कि इस प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो यदि तुम्हें इसका उत्तर आता भी है, यदि तुम्हें इसका उत्तर आता है और तुम फिर भी मौन रहते हो तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अर्थात वह विवश कर देता था कि राजा विक्रमादित्य उसके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। तो जो आज की कथा है वो मैं आरंभ करता हूँ। ये भी एक छोटी सी कथा है। एक राज्य था, वहाँ पे हरि स्वामी नाम का एक व्यक्ति था। वो एक विद्वान ब्राह्मण था और अपने उस राज्य का मंत्री भी था और वो विद्वान था, सूझबूझ वाला व्यक्ति था। इसलिए राजा कोई भी कार्य करता था तो हरि स्वामी की मंत्रणा के बिना नहीं करता था। एक बार राजा को पता चला कि किसी राज्य का राजा उनकी राजधानी पर हमला करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। तो उन्होंने हरि स्वामी को अपना दूत बनाकर उस राजा के पास भेजा। हरि स्वामी, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत बुद्धिमान थे, बहुत विद्वान थे। तो वहाँ जाकर उन्होंने अपना कौशल दिखाया और उस राजा को शांत रहने के लिए सहमत कर लिया। तो अपना कार्य संपन्न करके वे वापस आ गए। हरि स्वामी की 2 संतानें थी। एक पुत्र था देवस्वामी और एक पुत्री थी सोमप्रभा। अब विद्वान पिता के विद्वान संतानें थी दोनों। देवस्वामी भी विद्वान था और सोमप्रभा भी विदुषी थी। और सोमप्रभा क्योंकि विदुषी थी तो जब वो बड़ी हुई तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कीजिएगा जो किसी अलौकिक विद्या को जानता हो। अलौकिक विद्या अर्थात जो सामान्यतः हम नहीं देखते, जो सामान्य स्तर पर नहीं उपलब्ध होती, वैसी कुछ विद्या। अगर बहुत
सरल शब्दों में हम समझना चाहें तो कोई जादू मंत्र करने वाला, ऐसी कोई विद्याएं जानता हो। यहाँ पे जादू टोना नहीं मैं कह रहा हूँ, जादू मंत्र की बात कर रहा हूँ, एक मैजिक के जो कहते हैं अंग्रेजी में, उस संदर्भ में कह रहा हूँ। कुछ ऐसा जो अलौकिक विद्या जानता हो, उससे मेरा विवाह कीजिएगा। तो हरिद्वार को चिंता होने लगी, क्योंकि कन्या बड़ी हो गई थी और उसका विवाह अब वो कर देना चाहते थे। हरिदास का पुत्र जो था देवस्वामी, वो भी अपनी बहन के लिए वर ढूंढ रहा था। और जैसे हर घर में हर माता को अपनी संतान के विवाह की चिंता होती है, तो सोमप्रभा की माता को भी सोमप्रभा के विवाह की चिंता थी। तो हर अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था एक योग्य वर ढूंढने का। तो जो हरि स्वामी हैं, उनके पास एक दिन एक व्यक्ति पहुंचा, युवक था और बातचीत से बहुत विद्वान लग रहा था। तो उसने कहा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। तो हरि स्वामी ने कहा कि देखिए, मेरी कन्या की एक शर्त है, उसकी एक कंडीशन है कि वह विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करेगी जिसके पास कोई अलौकिक विद्या हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको अपनी विद्या का प्रदर्शन करता हूँ। तो उसने कुछ अपनी विद्या से एक वायुयान या एक वाहन प्रकट किया और उस वाहन पे बैठाकर वो हरिदास को अलग अलग जगह पर लेके गया। कथा में तो कहा गया है कि वो स्वर्ग इत्यादि सभी लोग दिखा के लाया, घुमा के लाया अपने वाहन से। तो अगर सामान्य पर्याय में भी देखें तो वो उसे बहुत सुदूर स्थानों पर लेकर गया, घुमाकर और फिर वापस वहीं ले आया। तो हरिदास तो प्रभावित हो गए उससे और उन्होंने कहा कि मैं एक सप्ताह बाद, एक दिन निश्चित किया, मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे कर दूंगा। और हरिदास निश्चिंत हो गए। तो इधर जो देवस्वामी था, जो सोमप्रभा का भाई और हरिदास का पुत्र था, उसके पास भी एक युवक पहुंचा। वो कहने लगा कि मैं आपकी बहन से विवाह करना चाहता हूं। तो देवस्वामी ने कहा कि मेरी बहन चाहती है कि जिससे वो विवाह करे उसमें कुछ अलौकिक विद्या हो, कुछ विशेष गुण हो, कुछ विशेष विद्याओं में वो पारंगत होना चाहिए। तो उसने अपना विद्या का कौशल दिखाया, अपने अस्त्र शस्त्र चलाने का कौशल दिखाया, जिससे देवस्वामी प्रभावित हुआ। उसे लगा कि हाँ, जो विद्याएं यह व्यक्ति जानता है और जो इसका शस्त्र शास्त्र कौशल है वह विशेष है, अतः यह मेरी बहन के साथ विवाह करने के योग्य है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं यह संबंध स्वीकार करता हूँ। और फिर उन्होंने कुछ विद्वानों से बात करके एक सप्ताह बाद विवाह का समय तय कर दिया। अब देखिए, हरिदास ने भी एक सप्ताह बाद का विवाह समय तय कर दिया था और एक व्यक्ति को समय दे दिया था, देवस्वामी ने भी। इधर जो सोमप्रभा की माता और देवस्वामी की माता थी, हरिदास की जो हरिस्वामी की जो पत्नी थी, वो भी अपने संपर्क में किसी से बात करके उन्होंने जाना कि कोई व्यक्ति है जो विवाह योग्य है, ब्राह्मण है, कुलीन है और विद्वान है। तो वह भी उनके पास पहुंचा। तो उसने भी कहा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। तो उन्होंने बताया, कहा कि आप में क्या विशेष गुण है। तो उसने बताया कि मैं दैवज्ञ हूँ। दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी, इसलिए मैं अलग अलग घटनाओं के बारे में जान सकता हूँ, बता सकता हूँ और कुछ विशेष भी वो उसमें गुण थे।
तो उसने अपना कौशल दिखाया और सोमप्रभा की जो माँ थी वह उससे प्रभावित हो गई और आश्वस्त हो गई कि मेरी पुत्री के लिए यह योग्य वर होगा। इसलिए उन्होंने भी विवाह के लिए अपनी तरफ से तय कर दिया और 1 सप्ताह बाद विवाह होगा ऐसा निश्चित हो गया। अब क्या हुआ देखिए कि तीनों ने, पिता ने, भाई ने और माँ ने अपनी ओर से एक तरफा निर्णय ले लिया और परिवार को बताने का समय नहीं मिला। उस समय जब उन्होंने कह दिया था, कहा, शायद क्योंकि वो ज़माना नहीं था जब आपके पास मोबाइल फ़ोन होते और आप तुरंत फ़ोन कर देते कि भाई मैंने ये लड़का देखा है और आओ इसको देखो। वो संभावना नहीं थी उस समय। उन्होंने सोचा होगा कि अभी अच्छा लड़का मिल रहा है तो उससे संबंध तय कर देते हैं और घर जाके बता देंगे। लेकिन घर जब तीनों पहुँचे तो उन्होंने बताया, हरि स्वामी ने बताया कि मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, देव स्वामी ने बताया मैंने भी एक लड़का पसंद कर लिया है, और सोमप्रभा की माँ उसने भी बताया कि उन्होंने एक लड़का पसंद कर लिया है विवाह के लिए, सोमप्रभा से विवाह करने के लिए। अब विवाह वाले दिन मुसीबत हो गई। फिर वही तीनों व्यक्ति आ गए और तीनों कहने लगे कि हमें तो वचन दिया गया था, हमें कहा गया था, हमसे विवाह तय किया गया था और अब हम तो विवाह करने आए हैं। तो हरि स्वामी अपना सर पकड़ के बैठ गए कि भाई अब मैं 3 लोगों से अपनी कन्या का विवाह कैसे कर सकता हूँ। तो वो सोचने लगे क्या करूं। तभी क्या हुआ कि एक धूमशिख नाम का राक्षस आया और उसने सोमप्रभा के बारे में सुना हुआ था, उसके सौंदर्य और उसकी विद्वता के बारे में सुना हुआ था। तो वह वहाँ से सोमप्रभा को उठाकर ले गया। अब जब सोमप्रभा को उठाकर ले गया तो अब चारों तरफ हाहाकार हो गया कि भाई किसी की लड़की का अपहरण हो गया है, मतलब हरिस्वामी की लड़की का अपहरण हो गया है और ये मालूम नहीं वो अपहरण करके राक्षस कहाँ लेके गया है। तो अब ये तो कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई कि अपनी कन्या को कैसे बचाया जाए, कैसे वापस लाया जाए उस अपहरणकर्ता की चंगुल से छुड़ाकर। तो क्या हुआ कि जो अलौकिक विद्या, वो तीनों जो दूल्हे थे, जो संभावित दूल्हे थे, वो भी आ गए और वो क्योंकि ये सब हो रहा था वो जानते थे। तो जो दैवज्ञ था जिसे सोमप्रभा की माँ ने चुना था, उसने अपने ग्रंथ पढ़े और बताया कि वह राक्षस उसे विंध्याचल पर्वत लेके गया है और वहाँ की किसी गुफा में उसे रखा हुआ, अपहरण करने के बाद विंध्याचल पर्वत की गुफा के अंदर उसे रखा है। तो दैवज्ञ ने ये बता दिया। अब तो हरि स्वामी सोचने लगे कि लेकिन वहाँ तुरंत पहुँचा कैसे जाए। तो वह जिसने अपनी विद्या से वाहन उपस्थित किया था और अलग अलग लोकों में घुमा के लाया था, उसने कहा कि मैं अभी अपना वाहन प्रस्तुत करता हूँ। उसने अपना जो भी विद्या का प्रयोग किया और वाहन आ गया। उस वाहन पे बैठ के ये तीनों संभावित दूल्हे और हरि स्वामी, देव स्वामी इत्यादि वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के उन्होंने वो स्थान देख लिया जहाँ पर वो अपहरणकर्ता राक्षस सोमप्रभा को लेके गया था। तो अब बारी थी तीसरे की, जिसका चयन देव स्वामी ने, अर्थात सोमप्रभा के भाई ने किया था, जिसके पास कई प्रकार की विद्याएं थी और रण कौशल भी था। वह शस्त्र चलाना भी जानता था। तो उसने उसके साथ युद्ध करना आरंभ किया
और बताया जाता है कि उस समय यह कठिन था, क्योंकि राक्षस से एक सामान्य मनुष्य युद्ध करे और उसमें भी वह राक्षस को कड़ी टक्कर दे रहा था, और अंततः उसने किसी अस्त्र का संधान किया जिससे राक्षस की गर्दन कट गई और राक्षस मर गया। राक्षस के मरने के बाद सोमप्रभा स्वतंत्र हुई, उसे लेकर सब घर वापस आ गए। अब घर आने के बाद फिर वही समस्या हो गई कि विवाह किससे करें। जिसने मंत्र अपनी दैवी जो दैवज्ञ था, जिसने अपनी ज्योतिषीय विद्या से यह पता किया कि सोमप्रभा कहाँ है, वो कहने लगे कि अगर मैं नहीं बताता तो कैसे पता लगता कि सोमप्रभा कहाँ है, इसलिए विवाह करने का अधिकार मेरा है। तो जिसने वाहन प्रस्तुत किया था उसने कहा कि यदि मैं वाहन नहीं प्रस्तुत करता और हमारे वाहन पर बैठ के सब नहीं जाते तो हम उसे ला कैसे पाते, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे। अगर मेरा वाहन नहीं होता, इतनी जल्दी पहुँचने का और कोई मार्ग ही नहीं था। तो जिसने शस्त्र से जिसने मारा था उसने कहा कि यदि मैं उस राक्षस को नहीं मारता तो देवप्रभा स्वतंत्र नहीं होती, और इसलिए विवाह करने का अधिकारी मैं हूँ। अब हरिस्वामी फिर पशोपेश में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कन्या ने कहा था कि मैं विवाह ऐसे व्यक्ति से करूँगी जिसके पास कोई अलौकिक विद्या हो, अर्थात कुछ विशेष विद्या हो। तो यहाँ कहानी समाप्त करके वेताल फिर राजा विक्रमादित्य से पूछता है कि राजन बताइए कि ये जो 3 वर हैं, जो संभावित वर हैं, उनमें से किससे सोमप्रभा का विवाह होना चाहिए? वह जिसने वाहन प्रदान किया अपनी विद्या से, वह जिसने दिशा और स्थान बताया कहाँ पे सोमप्रभा थी राक्षस की कैद में, और तीसरा वो जो वो जिसने लड़के उसे अकेले लड़कर उस राक्षस को मारा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने लड़कर राक्षस को मारा अकेले, बिना किसी और व्यक्ति की सहायता के, अपने केवल हथियारों के बल पर, उसी को अधिकार है सोमप्रभा से विवाह करने का। तो वेताल ने कहा कि यह सही उत्तर है, पर किंतु क्यों, इस निर्णय पर कैसे पहुंचे? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखिए, जो दोनों व्यक्ति हैं, जिसने दिशा और स्थान बताया और जिसने वाहन उपलब्ध कराया, ये व्यर्थ हो जाते यदि राक्षस मारा न जाता, क्योंकि सोमप्रभा स्वतंत्र ही तब हो पाई जब राक्षस मारा गया, और उस व्यक्ति ने अकेले मारा। ऐसा नहीं कि वहाँ तीनों पहुँच गए थे और देवस्वामी भी था, सभी थे, वो सभी मिलकर उन्होंने नहीं मारा। तो यदि वह राक्षस नहीं मरता तो उसके स्थान का पता लगने का या वहाँ पहुँच पाने का कोई लाभ नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। कार्य तभी हो पाया, सोमप्रभा तभी स्वतंत्र हो पाई जब राक्षस मारा गया, और राक्षस को अकेले उस व्यक्ति ने मारा जिसके पास शस्त्र विद्या का भी ज्ञान था और शास्त्रों का भी ज्ञान था। इसलिए विवाह के लिए जो अधिकारी है इन तीनों में से, वह शस्त्रों का ज्ञाता व्यक्ति ही है। तो ये थी आज की कहानी, और मैं एक बार फिर उन सभी मित्रों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने संदेशों में मेरे उत्साह का वर्धन किया है, और मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम ये बेताल की जो कहानियाँ हैं, विक्रम बेताल की, ये आपके समक्ष
निरंतर प्रस्तुत करता रहूं। आपका कोई सुझाव होगा तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद।